हेलो एवरीवन। आज हम लोग भेल संहिता पढ़ेंगे। भेल संहिता के बारे में जानेंगे और इसको हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? आयुर्वेद संग्रह। आयुर्वेद संग्रह किसने लिखी है? डॉक्टर गोविंद पारिक की बुक है ये। डॉक्टर गोविंद पारिक की बुक जिसके पास नहीं है वो ख़रीद ले। इम्पॉर्टेंट है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम AIA PGET की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये पूरा पढ़ना होता है ना। तो इस बुक से हम जो है बुक के पेज नंबर 107 पे देखेंगे भेल संहिता। 107 पेज नंबर है। भेल संहिता जो है देखो इसमें शुरुआत में क्या लेखक और काल दिया हुआ है। तो लेखक कौन है? महर्षि भेल। एंड इनका काल क्या है? 7th सेंचुरी 7th AD। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है पहली बात तो कि भेल संहिता के लेखक कौन है? महर्षि भेल, नाम से ही पता चल रहा है। एंड उनका काल क्या है? 7th AD 7th सेंचुरी। ठीक है। विषय वस्तु, फिर उसके बाद विषय वस्तु दे रहे हैं। विषय वस्तु में क्या बोल रहे हैं कि चरक संहिता के समान ही इनमें कुल 8 स्थान है और 120 अध्याय मूल रूप से हैं ना। मूल रूप से क्या है? मूल रूप से 8 स्थान और 120 अध्याय है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आगे अभी ये बोल रहे हैं कि वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम में कल्प स्थान में केवल 9 चैप्टर्स हैं, है ना। वैसे कितने होते हैं? नॉर्मली 12 हैं चरक में, क्योंकि चरक को ये मूल मान रहे हैं। तो नॉर्मली 12 चैप्टर्स होते हैं, पर अभी कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? 9 हैं, तो मतलब 3 कम हो गए कल्प में। और सिद्धि स्थान में क्या बोल रहे हैं? 8 चैप्टर्स हैं, 8 ही अध्याय प्रेजेंट टाइम में है, तो मतलब 4 यहाँ कम हो गए, तो 4 3 7 7 चैप्टर्स कम हो गए। तो प्रेजेंट टाइम में कितने अध्याय बचे भेल संहिता में? टोटल 113। तो वही लिख रहे हैं आगे, बोल रहे हैं कि केवल कल्प स्थान में केवल 9 और सिद्धि स्थान में 8 ही अध्याय मिलने के कारण वर्तमान भेल संहिता में 113 अध्याय, है ना, 113 अध्याय में ही उपलब्ध है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? मूल में तो वो जो चरक वाला है वही हमें याद रखना है कि 8 टोटल स्थान है और 120 अध्याय है। बट अगर वो पूछे कि वर्तमान में कितने अध्याय हैं कल्प में, या फिर वर्तमान में कितने अध्याय हैं सिद्धि में, तो हमें कैसे याद रखना है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, है ना। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो अभी तुम्हें क्या याद रखना है? अष्ट सिद्धि नव कल्प के दाता, भेल कहे कोई और न कहता। ऐसे मैंने बना लिया एक लाइन एक्स्ट्रा। तो अष्ट सिद्धि नव कल्प के दाता, ठीक है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता थे ना, तो अष्ट सिद्धि, अब तुम्हें 8 याद आ जाएगा ना, तो 9 कल्प अपने आप याद आ जाएगा। तो अष्ट सिद्धि नव कल्प के दाता, भेल कहे कोई और न कहता। भेल कहते हैं ऐसा, कोई और नहीं कहता है। ठीक है, तो 8 सिद्धि स्थान का हो गया और 9 कल्प स्थान में प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक, अगर सेकंड लाइन नहीं याद होगी तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि आचार्य कौन से कह रहे हैं, तो भेल कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भेल का योगदान। अब ये भेल का जो मेन मुख्य योगदान है वो बता रहे हैं कि भेल ने क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें बताई हैं, क्योंकि मैक्सिमम सब ने एक ही चीज़ बताई है, लेकिन क्या क्या इनका स्पेसिफिक है तो वो हमें याद रखना होता है। तो इसमें फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? बोल रहे हैं रक्त संवहन लिखा है ना, तो रक्त काट दो, वो रस है। इन्होंने रस संवहन का विशद विवेचन किया है। रस संवहन बताया है कि कैसे रस का संवहन हो रहा है बॉडी में। तो विशद विवेचन भेल संहिता में मिलता है। क्या बोल रहे हैं? रेफरेंस है ये वाली लाइन। बोल रहे हैं हृदो रसः निस्सरति तत एव च सर्वतः सिराभिहृदयं च इति तस्मात् हृद प्रभवा सिरा, है ना, कि हृदय जो है, हृदय से जो है रस निरंतर श्रवित होता है, सरति हमेशा निकलता रहता है और पूरी बॉडी में जाता है। तथा एव च सर्वतः, सिरा भी हृदयम, और सिराओं से हृदय में जाता है। सिरा मतलब वेंस होती हैं, और वेंस क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं। तो वो बोल रहा है कि फिर से वो हृदय में जाती हैं और फिर से हृद का तस्मात् हृद प्रभवा सिरा, और फिर से हृद के प्रभाव से वो फिर से सिरा में आती हैं, है ना। फिर से वही पूरी प्रोसेस रिपीट होती है। तो वही वो बोलना चाह रहे हैं। और ये लाइन क्या है? रेफरेंस है, हमें याद रखनी है कि किसने बोला है। ठीक है, तो हृदो रसः निसरति तथा एव च सर्वथा। भेल जो है रस संवहन का विशद विवेचन करते हैं। तो अभी हम याद कैसे कर रखेंगे कि भेल जो होता है ना, भेल पूरी हम लोग खाते हैं, भेल पूरी तो वो तीखी होती है। उस तीखी को मिटाने के लिए हम क्या पीते हैं? रस पीते हैं, है ना, मीठा मीठा रस पिएंगे। तो क्या होगा? रस संवहन का वर्णन किसने किया है? भेल ने किया है। ठीक है, तो ये जब लाइन आएगी तो हमें ये याद आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बोल रहे हैं हृदय में चक्र की एवं नाभि में सोम मंडल एवं सूर्य मंडल की स्थिति मानी है। ठीक है, तो बोल रहे हैं हृदय में चक्र की स्थिति मानी है कि हृदय में एक चक्र होता है। अब ऐसे याद रखो कि हृदय में जो साइकिल है ना, वो साइकिल चलती है एक, है ना,
कौन सी, ये जो रस संवहन वाली साइकिल चल रही है वो हृदय में ही तो चलती है ना। तो साइकिल का क्या मतलब हो गया, चक्र, एक वहाँ पर चक्र चल रहा है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम हृदय में होता है। तो फिर हम ऐसे याद रखेंगे कि जो चक्र है वो कहाँ चल रहा है, हृदय में चल रहा है। तो हृदय में चक्र की उपस्थिति मानी है, और नाभि में क्या माना है, सोममंडल एवं सूर्यमंडल की स्थिति मानी है। तो जो भी सोममंडल या सूर्यमंडल है तो उसमें क्या होता है कि एक सेंटर होता है और उसके किनारे किनारे हर चीज़ें राउंड राउंड घूमती हैं। तो अभी कैसे याद रखना है कि बीचों बीच में क्या है, नाभि है ना, बीचों बीच में नाभि है और उसके इर्द गिर्द सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो वैसे ही नाभि को किससे कोरिलेट कर दिया कि नाभि में किसकी स्थिति मानी, सोममंडल एवं सूर्यमंडल की स्थिति मान ली। ठीक है, तो हृदय में चक्र की, नाभि में सोममंडल एंड सूर्यमंडल की स्थिति किसने मान ली, भेल ने मान ली। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं मद्यपान से तृष्णा, मधुमेह एवं वात व्याधि का नाश होना बताया है। अब बोल रहे हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति मद्यपान करता है ना, मद्यपान कर रहा है तो उससे क्या होगा, तृष्णा, मधुमेह और वात व्याधि नाश हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो किसी पेशेंट को मधुमेह है ना, या फिर वात व्याधि है, या फिर तृष्णा है, और उसने गलती से मद्यपान कर लिया तो उसको दूसरे दिन रिलीफ फील होने लगेगा। अकॉर्डिंग टू भेल ने माना है कि मद्यपान से ये 3 व्याधियाँ ठीक हो सकती हैं, उनका नाश हो सकता है। हालांकि ऐसा देखने को कम मिलता है, मद्यपान अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसे अपने रेगुलर लाइफ में शामिल नहीं करना है। लेकिन आचार्य भेल ने बताया है कि मद्यपान से तृष्णा और मधुमेह और वात व्याधि का नाश होता है। फिर इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में देखो बोल रहे हैं 7 प्रकार के भस्ममेह का वर्णन है प्रमेय के अंतर्गत किया ना। तो इन्होंने 7 प्रकार के भस्ममेह बता दिए हैं प्रमेय के अंतर्गत, किसने, भेल ने। भस्म भेल, भ से भस्म, भ से भेल। ठीक है, तो भस्ममेह का वर्णन किसने किया है, भेल ने किया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन टाइप्स कितने बताए, 7 टाइप्स ऑफ भस्ममेह किसने बताया, भेल ने बताया। ठीक है, तो भेल ने 7 टाइप्स ऑफ भस्ममेह बताया। लेकिन अब इसमें थोड़ा दिक्कत क्या है कि भस्म में नाम आचार्य सुश्रुत ने भी लिया है। कहाँ लिया है, अस्मरी के प्रकरण में। जब वो सुश्रुत निदान स्थान में 3rd चैप्टर में अस्मरी बता रहे हैं ना, तो वहाँ पर उसके उपद्रव स्वरूप भस्म में बताया है। और वो भस्म में क्या है कि जब अस्मरी टूट टूट के बिल्कुल चूर चूर हो जाती है तो वो भस्म में उसको बोल रहे हैं, उपद्रव में बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें याद रखना है। लेकिन जब कभी पूछे भस्म में का वर्णन किसने किया है, तो आंसर भेल ही जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि वो प्रमेय के अंतर्गत आचार्य भेल मान रहे हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने एक शर्करा, अस्मरी जब शर्करा का रूप में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर उसको जो है वो भस्ममेह का नाम दे रहे हैं। तो वो एक्चुअली में एक प्रमेय का टाइप नहीं बोल रहे हैं, वो अस्मरी में बोल रहे हैं। लेकिन जब भस्ममेह एज अ प्रमेय पूछ रहा है तो वो हम क्या बोलेंगे, भेल नहीं बताया। ठीक है, तो भ से भस्म, भ से भेल। और जो सुश्रुत ने बताया उसका रेफरेंस है सुश्रुत निदान 3/13। उन्होंने 13 श्लोका में 3rd चैप्टर में निदान स्थान के वर्णन किया है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। जिसके पास सुश्रुत की बुक है वो जा कर के वहाँ पर देख लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, कुल कुष्ठों की संख्या 18 मानते हुए 9 कुष्ठ साध्य एवं 9 कुष्ठ असाध्य बताए हैं। ठीक है, तो भेल संहिता में इन्होंने क्या बोल दिया, भेल ने क्या बोल दिया कि टोटल कुष्ठों की संख्या 18 है ना। वैसे तो चरक ने भी 18 बताई, सुश्रुत ने भी 18 बताई, है ना। लेकिन भेल क्या बोल रहे हैं, उसमें 18 को वो 9 में डिवाइड कर रहे हैं। बोल रहे हैं 9 साध्य है और 9 असाध्य है। ठीक है, और यही सेम जो भेल ने बताया है वही काश्यप ने भी बताया है ना। काश्यप ने भेल को ही फॉलो कर लिया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब चरक ने क्या बताया, सुश्रुत ने क्या बताया, ये तो सबको पता है कि कुष्ठ जो है। चरक ने क्या बताया, तो असंख्य भेद किसने बताया, चरक ने बताया। चरक ने 7, 18 और असंख्य भेद किसका बताया, कुष्ठ का बताया है। और सुश्रुत ने 7, 11 एंड 18 बताया है। ठीक है, 7, 11 और 18 भेद बताया कुष्ठ का। ये भी हम साइड में लिख लेंगे ताकि जो है हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, हम जब भी पढ़ें तो यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं कि सप्तविध प्रकृति के साथ स्वभाव एवं काल की भी गणना की है। ठीक है, तो सप्तविध प्रकृति के साथ इन्होंने स्वभाव और काल की भी गणना कर दी है। ठीक, फिर उसके बाद
बोल रहे हैं पित्तज कास में कामला के लक्षण होना माना है। तो पित्तज कास में जो है बोल रहे हैं कि कामला के भी लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। अगर पित्तज कास किसी को हो गया तो वहाँ पर कामला के भी लक्षण उपस्थित होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कास से कामला, है ना। लेकिन पित्तज भी हमें याद रखना है कि पित्त से कास, पित्तज कास में ही कामला के, क्योंकि कामला जो है पित्तज व्याधि है, तो पित्तज कास में ही कामला के लक्षण होना माना है आचार्य भेल ने। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं सूकनास घृत का अपतंत्रक चिकित्सा में प्रयोग बताया। तो जो अपतंत्रक रोग होता है वहाँ पर सूकनास घृत का वर्णन करते हैं कौन, आचार्य भेल। ठीक है, सूकनास घृत अपतंत्रक चिकित्सा में प्रयोग बताया है। और फिर देखो जो ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं ना, मैक्सिमम डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ब्रेन, उसमें घृत का अच्छा रोल होता है। तो ये हम सबको पता है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि सूकनास घृत जो है अपतंत्रक में किसने बताया, भेल ने बताया। ठीक, फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, द्रव्यवान रोगी का असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। यहाँ पर द्रव्यवान से क्या मतलब है कि पैसा, जिस रोगी के पास पैसा है उसका असाध्य रोग भी ठीक हो जाएगा, है ना। बोल रहे हैं कि ऐसी व्याधि जो ठीक नहीं होने वाली है, अगर रोगी के पास पैसा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसा कौन बोल रहा है, भेल बोल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, द्रव्यवान रोगी का असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है, किसने बोला है, भेल ने बोला है। ठीक है, भेल हम कैसे खरीदते हैं, पैसे से खरीदते हैं ना। तो ऐसे याद रखो कि जिसके पास पैसा है वो असाध्य रोग भी ठीक कर सकता है, ठीक करवा सकता है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, बोल रहे हैं कि भेल जो है पित्त एवं कफ के वेग को भी अधारणीय वेगों में गिनते हैं। तो जो भेल है ना, वो क्या बोलते हैं कि पित्त और कफ के वेग को भी जो है धारण नहीं करना है, वो पित्त और कफ का भी वेग बता रहे हैं। तो इसका मतलब है ये कौन सा पित्त और कौन सा कफ बता रहे हैं, पित्त दोष और कफ दोष का बता रहे हैं ना, जो नॉर्मली कुपित हो जाता है। तो ये वमन और विरेचन के थ्रू निकालने की बात कर रहे हैं कि हमें इस वेग को भी निकाल देना है। ठीक है, और चरक, लेकिन जो चरक हैं वो केवल वात के वेग मान रहे थे और भेल ने पित्त और कफ को भी ऐड कर लिया। तो कुल मिला के भेल जो है वात, पित्त, कफ तीनों वेग को अधारणीय वेगों में गिनते हैं, है ना। तो ये हमें ये पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखो, बोल रहे हैं पित्त एवं कफ के वेग को धारण करने से, बोल रहे हैं जो व्यक्ति पित्त और कफ का वेग धारण कर रहा है, टाइम टू टाइम उसे नहीं निकाल रहा है बॉडी से, तो उसे क्या क्या बीमारी होगी। पित्त से देखो, पित्त से क्या हो सकता है, ज्वर हो सकता है ना। और कफ से क्या होगा, त्वचा में दोष, शोफ, छर्दी, ये सब कफ से उत्पन्न होंगे। तो ज्वर, शोफ, छर्दी एंड त्वक दोष, ये हमें याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, धूमवर्ती का प्रमाण। धूमवर्ती का प्रमाण बताया आचार्य भेल ने, क्या क्या बताया, 6, 8 और 12 अंगुल बताया है। 6, 8 और 12 अंगुल धूमवर्ती का प्रमाण बता दिया है। तो ये हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रायोगिक धूमपान के काल 8 ही माने हैं। तो ये चरक ने भी यही माना है, प्रायोगिक धूमपान के काल 8 ही बताए हैं। फिर इन्होंने क्या बताया है, प्रत्येक ऋतु के अनुसार मैथुन करने का निर्देश दिया है। इनका नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक ऋतु के अनुसार कितने कितने डेज पे मैथुन करने का बताया है कि जैसे इन्होंने हेमंत में बताया कि 5 दिन के बाद करना है, 5 दिन के अंतराल पे करना है। शिशिर ऋतु में 7 दिन के अंतराल पे करना है। वर्षा ऋतु में 9 रात्रि के पश्चात, शरद ऋतु में 10 रात्रि के पश्चात, बसंत ऋतु में 15 रात्रि के पश्चात और ग्रीष्म में 1 मास बता दिया। तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने दिन का बताया है, बस हमें इतना याद रखना है कि ऋतु के अनुसार बताया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं 3 माह के अंतराल से नख व बाल काटने का निर्देश है। तो ये इंपॉर्टेंट है। भेल, वहीं पर लिख लो हारित एंड क्षारपाणी, ये तीनों लोग यही बोलते हैं कि 3-3 महीने के अंतराल पे नाखून और बाल काटने हैं ना। 3 महीने के टाइम बता रहे हैं कौन कौन, भेल, हारित और क्षारपाणी। वहीं जो अपने चरक हैं, सुश्रुत हैं, योग रत्नाकर हैं, उन लोगों ने 15 दिन में 3 बार बोला है ना। तो 15 दिन में 3 बार लगभग भूल जाता है सबको ना, याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं हम लोग। इसलिए याद रख लो कि जो चरक, सुश्रुत और योग रत्नाकर है उन्होंने 5-5 दिन पे बोल दिया है। तो फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, चरक, सुश्रुत, योग रत्नाकर 5-5 दिन पे। तो अगर कभी ऑप्शन में आता है ना कि 15 दिन में 3 बार, तो हम खुद ही समझ जाएंगे 15 दिन में 3 बार मतलब 5-5 दिन पर।
5-5 दिन पर करने को बोल रहे हैं, है ना। तो ये किसका है, चरक, सुश्रुत एंड योग रत्नाकर का। ठीक है, चरक, सुश्रुत, योग रत्नाकर ने 15 दिन में 3 बार नाखून और बाल काटने का निर्देश दिया है। वहीं भेल, हारित एंड क्षारपाणी ने 3 महीने के अंतराल पे बोला, 3-3 महीने, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म बता दिया ना, 3 महीने के अंतराल पे नाखून और बाल कटाना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, शरद, बसंत एवं प्रावृट को अनुवासन के लिए श्रेष्ठ माना। अनुवासन बस्ती के लिए श्रेष्ठ ऋतुएं कौन सी मानी, शरद, बसंत एंड प्रावृट। तो ये हमें नॉर्मली याद रहता है, क्योंकि जो शरद, बसंत और प्रावृट ऋतुएं हैं वो संशोधन की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। तो संशोधन की दृष्टि से अनुवासन के लिए यही ऋतुएं बता दी हैं। फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, अभुक्त, खाली पेट अवस्था में आम्लक, भुक्ता अवस्था में हरितकी, भोजन के परिणाम पचने के पश्चात पर विभितकी लेने का निर्देश किया है। तो उन्होंने त्रिफला को ना अलग अलग कंटेंट्स को, मतलब त्रिफला को एक साथ लेने के लिए नहीं बोला है, त्रिफला को पूरी, मतलब त्रिफला को त्रिफला के जैसा लेने के लिए नहीं बोला है, अलग अलग उसके कंटेंट्स अलग अलग टाइम पर लेना है। पहले इन्होंने बता दिया, भेल ने क्या बताया पहले, कि जब खाली पेट हो, जब अभी कुछ नहीं खाया है, तो पहले आमलकी खा लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल दिया कि जब खाना, फिर खाना खाओ, और जब खाना पच रहा हो, है ना, खाना जब पच रहा हो, भुक्ता अवस्था में हो, खाना खा रहे हो हम, तो उसके साथ हमें हरितकी लेना है। खाना खाते टाइम हमें हरितकी लेना है। और भोजन का जब पाचन हो जाए, जब भोजन पच चुका हो, है ना, तो हमें क्या लेना है, विभीतिकी लेना है। तब हमें क्या लेना है, विभीतिकी लेना है। यही सेम चीज़ चरक ने भी बताई है, लेकिन चरक ने क्या डिफरेंस, चरक में डिफरेंस क्या है चरक और भेल में। चरक ने जो है पहले विभीतिकी बताई है, सबसे पहले विभीतिकी लेने को बोला है, और फिर उसके बाद आमलकी एंड फिर हरितकी लेने को बोला है। लेकिन भेल ने पहले आमलकी, हरितकी एंड देन विभीतिकी लेने को बोला है। तो इसका ट्रिक हम याद कैसे रखेंगे, चरक के लिए हम याद रखेंगे वाह, है ना। जब हम भोजन खाते हैं तो क्या बोलते हैं, वाह क्या खाना था, है ना। तो VAH, विभीतिकी, आमलकी एंड हरितकी। तो अभुक्त अवस्था में हम क्या लेंगे, चरक के अकॉर्डिंग विभीतिकी लेंगे। फिर भुक्त अवस्था में क्या लेंगे, ए से आमलकी, है ना, एंड देन लास्ट में H, वाह, H। तो लास्ट में हम हरितकी लेंगे, जब भोजन पक चुका होगा, पाचन हो चुका होगा, तो हम हरितकी लेंगे। ये चरक का था। ठीक है, और भेल का कैसे याद रखेंगे, AHV, है ना, AHV। ठीक है, बस वही जो चरक वाला V था वो हम पीछे लगा देंगे और AHV हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे याद रखेंगे, दोनों साथ में याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग याद रखेंगे ना तो याद नहीं रहेगा। चरक का अगर याद रहेगा तो भेल का अपने आप याद आएगा कि चरक का क्या था, वाह, तो भेल में क्या हो जाएगा, जो V है वो पीछे लग जाएगा, AHV, है ना। तो अभुक्त अवस्था में हम आमलक लेंगे, भुक्त अवस्था में हरितकी लेंगे, और भोजन के परिणाम के पश्चात विभीतिकी लेंगे अकॉर्डिंग टू भेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, पेज नंबर 108 पे क्या बोल रहे हैं भेषज को, भेषज क्या है, द्रव्य है, भेषज को चतुष्पाद क्रम में सर्वप्रथम गिना है। तो भेल ने जो है ना भेषज को सबसे पहले बता दिया। इन्होंने बोला कि जब तुम्हारे पास भेषज ही नहीं होगा, दवा ही नहीं होगी, तो चतुष्पाद का क्या करोगे, क्या कर लोगे। तो उसमें भेषज को सबसे ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है कि दवा होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर हो ना हो, रोगी हो ना हो, परिचारक हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन द्रव्य होना बहुत ज़रूरी है। तो भेल ने भेषज सबसे पहले बता दिया, भेल भेषज। ठीक है, और लास्ट में एवं भिषक को अंतिम स्थान दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैद्य को, जिसको सर्वप्रथम स्थान देना चाहिए, उसको उन्होंने सबसे लास्ट में गिन दिया है कि भिषक तो बाद में आते हैं, अंतिम स्थान पर आते हैं। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, भेल के अकॉर्डिंग है। जब हम आचार्य चरक का पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, भिषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगीपाद चतुष्टयम, है ना। भिषक को सबसे पहले पॉइंट दिया किसने, आचार्य चरक ने, लेकिन भेल ने जो है भिषक को सबसे लास्ट में रख दिया है। तो ये डिफरेंस है और ये हमें याद रखना है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, भेषजम प्रथमम पादा इति गेय चिकित्सिते भिषक चतुर्था, है ना, भिषक को चतुर्थ स्थान पर रखा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहे हैं, रस आदि धातुओं के प्रदोषज विकारों के साथ ही गर्भ प्रदोषज विकारों का भी वर्णन करते हुए लिखा है। मतलब उन्होंने रस आदि धातुओं के प्रदोषज विकार तो बताए ही हैं, साथ में गर्भ प्रदोषज विकार का भी वर्णन किया। किसने, आचार्य भेल ने। और क्या लिखा है उसके लिए, नरस्य स्त्री स्वरत्व व स्त्री वापि पुरस्वरा, है ना। फिर
नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जनपदोध्वंस का। जनपदोध्वंस को क्या बोल रहे हैं, जनपदोध्वंस का जनपद विभक्ति अध्याय, है ना। जनपद विभक्तियम अध्याय के अंतर्गत जनमार शब्द से वर्णन किया है। तो भेल ने जनपदोध्वंस को क्या बोला है, जनमार बोला है, जबकि सुश्रुत ने क्या बोला है, मरक बोला है। सुश्रुत ने मरक बोला है, ठीक है, और आचार्य भेल ने जनमार बोल दिया है, ठीक। तो जो भेल याद रखो ना, भेल भेल खाते हैं, तो जन जो है, जो जन के लोग हैं वो लोगों को जन बोलते हैं ना, तो वो भेल खाते हैं और मर जाते हैं। तो जनमार किसने बताया, भेल ने बताया, ठीक है। तो ऐसे याद रखो। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोल रहे हैं अगर वर्षा काल में वर्षा न होकर हेमंत ऋतु में अधिक वर्षा हो तो भेल ने जनपदोध्वंस का पूर्व रूप माना है ना। तो भेल ने जनपदोध्वंस का पूर्व रूप क्या मान लिया है कि अगर वर्षा काल में वर्षा ठीक से ना हुई हो और वो कब हो, हेमंत ऋतु में हो जाए, हेमंत ऋतु में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाए, तो वो समझ लो उस साल जनपदोध्वंस ज़रूर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।